ये आपकी किताब का चैप्टर आ गया, फोरकास्टिंग टाइम सीरीज एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या है। टाइम सीरीज फोरकास्टिंग ये क्या चीज होती है। फॉर आवर पर्पस, जिस लेवल पे हम हैं उसकी बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग फोरकास्टिंग। नो, जितना लेवल आपका है। फॉर आवर पर्पसेस, forecasting can be defined as attempting to predict the future. Predict the future. Attempting to predict the future. जब हम attempt करते हैं तो we are not 100% sure. We want to be as precise or as sure as humanly possible, but no guarantee can be given. So attempting to predict the future by using quantitative or qualitative means in an informal way. Forecasting is an integral part of all human activity. हम रोज ये करते हैं, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेवल पे हम ये करते हैं। हम सुबह ये देखते हैं कि हम छतरी उठा कर ले जाएंगे ना ले जाएं, बारिश होगी या नहीं होगी, मौसम कैसा होगा। वेदर फोरकास्ट देखें, चाहे खुद आसमान की तरफ देखें, हम रोज ये करते हैं। फोरकास्टिंग हम सब करते हैं। डिपेंड करता है कि हाउ एक्यूरेट वी आर, हाउ एक्यूरेट वी नीड टू बी, हाउ एक्यूरेट वी कैन बी। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। It is an integral part of all human activity, but from the business point of view, increasing attention is being given to formal forecasting systems which are continually being refined. अब सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस में भी इस्तेमाल हो रहा है, बिजनेस तो चलता ही इस पे है, और ये आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो रहा है, मजीद बेहतर हो रहा है। मैंने कुछ तरीके इस्टेब्लिश किए हुए, एक थीसिस एमफिल का, जिसमें मैं तकरीबन 100% यानी 99.8 या 99.85% तक मैं ठीक हूं। पता नहीं कैसे, वो अपने तौर पे एक मार्केट की चीज है, कभी पड़ी है कभी। सम forecasting systems involve very advanced statistical technique beyond the scope of this book and you। हम सारी बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है। All forecasting methodologies can be divided into three broad headings: what people have done, what people say, what people do। जिसको हम कहते हैं उर्फिया में डेटा, वो है what people have done, what has happened already। जो कुछ हो चुका है वही डेटा होता है। what people have done, what people say, लोग क्या कहते हैं। what people do, लोग क्या करते हैं। जो कर चुके हैं, जो कह रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, इन तमाम चीजों का एक मलगूबा हम फोरकास्टिंग कहते हैं। व्हाट पीपल हैव डन, टाइम सीरीज एनालिसिस में हम यही करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस में भी यही करते हैं कि जो कुछ कर चुके हैं हम उसको मॉडल करने की कोशिश करते हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं वो सर्वेज में, क्वेश्चनर्स में हम मालूम करते हैं। और व्हाट पीपल डू, ये हम टेस्टिंग में, मार्केटिंग रिसर्च में और पता नहीं कहां का करते हैं, यानी हमारी तमाम एनालिसिस पे बेस करते। तो हमने कहा फोरकास्टिंग इन तीनों चीजों का मजमूआ है। द डेटा फ्रॉम पास्ट, डेटा फ्रॉम पास्ट, data from past activities are cheapest to collect।
but may be outdated. देखिए, जिस डेटा की बुनियाद पे आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर को, वो कितना पुराना है। देखिए, आपका पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट देख के मैं ये अंदाजा करूं कि इस सेमेस्टर में आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी। आपके मिड टर्म एग्जाम का रिजल्ट देख के मैं ये अंदाजा करूं आप फाइनल में कैसा परफॉर्म करेंगे। मैं बेहतर हूंगा ना इस एस्टिमेशन में, इस प्रिडिक्शन में। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने किंडरगार्टन में जो परफॉर्म किया था उसकी बुनियाद पे मैं आपके सेमेस्टर 4 का रिजल्ट मालूम करना चाहूं तो आई एम मिस्टेकन, क्योंकि किंडरगार्टन वाली परफॉर्मेंस वो हालात कार वो आउटडेटेड है। द डेटा फ्रॉम पास्ट एक्टिविटीज and are cheapest to collect but may be outdated, and past behavior is not necessarily indicative of future behavior. देखिए, पास्ट का जो बिहेवियर है जरूरी नहीं कि फ्यूचर में चले। आपसे मैं पूछता हूं, आप मेरी दुकान पे आए हैं, मैं पूछता हूं आप फला 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 चीजें खरीद रहे हैं, ये तो आप नहीं खरीदा करते थे। आप फला 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 चीजें खरीद रहे हैं, ये तो नहीं आप खरीदा करते थे। आपने कहा आपको मालूम नहीं है मेरी शादी हो गई है इसलिए ये वाली चीजें मैं खरीद रहा हूं। आपको नहीं मालूम मेरे 2 बच्चे हो गए हैं इसलिए मैं चीजें खरीद रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि पास का बिहेवियर हमेशा चलता रहे। हालात बदलते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट बदल जाती हैं। डेटा डिराइव्ड फ्रॉम सर्विस are more representative to obtain, more expensive to obtain and needs critical appraisal. क्या हुआ कि सर्वे कंडक्ट कराना महंगा काम है, लेकिन पास वाला डेटा से ये बेहतर होता है कि ये ज्यादा रीसेंट होता है। और हमने कहा कि सर्वेस कंडक्ट करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है, क्वेश्चनर बनाने में बड़ी गौर फिक्र करना पड़ता है। इंटेंशंस आर एक्सप्रेस्ड इन सर्विस, हम क्या करने जा रहे हैं। जब मेरी शादी होगी तो मैं ये करूंगा, जब मेरे बच्चे पैदा होंगे तो मैं ये करूंगा, जब मैं मकान बनाऊंगा तो यूं करूंगा, जब मैं गाड़ी लूंगा तो यूं करूंगा। आपकी इंटेंशन है ना, तो सर्विस में वो इंटेंशन भी आ जाती है, डेटे में नहीं आती। एंड क्वेश्चनर्स आर नॉट ऑलवेज ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन, और जो आपके इरादे होते हैं सारे जरूरी नहीं कैसा हो। आपने कहा शादी होगी तो यूं करूंगा, हो सकता है आपकी शादी ना हो। आपने कहा मेरे बच्चे पैदा हो तो मैं यूं करूंगा, हो सकता है आपके बच्चे पैदा ना हो। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी ना हो, आपके बच्चे पैदा ना हो, या आप शादी ना करें, या आप उससे पहले फौत हो जाए, या ये हो जाए, या वो हो जाए, या वो हो जाए। फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। तो जो आपकी इंटेंशन है वो सारी एक्शंस में कन्वर्ट नहीं होती। फाइनली द डेटा डिराइव्ड फ्रॉम रिकॉर्डिंग what people actually do are the most reliable but also the most expensive. आप देखें, ऑब्जर्वेशन करें कि लोग क्या कर रहे हैं, मुतार साहब कैसे चलते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे सवाल करते हैं, ऑब्जर्व करें। व्हाट पीपल डू, क्या लोग कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको एनालाइज करें। और ये खासा महंगा काम है, लेकिन बाहर आ जाइए। फोरकास्टिंग की कुछ एप्लीकेशन है, हम उनको नहीं देख रहे। हमारे पास जितना वक्त है हम उसमें कुछ टप्पे मार मार के वो करेंगे। पहला तरीका जो हम देखने जा रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस में, वो यहां से बात शुरू करेंगे। एज द नेम सजेस्ट, टाइम सीरीज एनालिसिस, हमें पता है टाइम सीरीज क्या होती है। फोरकास्टिंग में टाइम सीरीज ही इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस, as the name suggests,
Time series analysis uses some form of mathematical or statistical analysis on past data arranged in time series. जो कुछ हो चुका है पास्ट में, वक्त के तरतीब से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसकी मदद से कोशिश करते हैं कि आगे वाला कोई काम किया जाए। अब जो पास्ट डेटा टाइम सीरीज में है उसकी एग्जांपल बता रहे हैं। हमने एग्जांपल बहुत सारी देख रखी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं वाली। सेल्स बाय मंथ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, 120 महीनों की सेल्स। Time series analysis have the advantage of relative simplicity, but certain factors need to be considered. देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे काम करने पड़ते। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेशनरी की कंडीशन हमें चेक करना पड़ती है। हमें क्या चीज देखनी पड़ती है? आर द पास्ट डेटा रिप्रेजेंटेटिव? हम किसी और का डेटा, इरेलेवेंट डेटा तो नहीं ले रहे, वो हमारे सर्कमस्टांसेस को, हमारी फोरकास्टिंग को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। ऑन द होल, time series methods are more appropriate when where short term forecasts are required. बहुत लंबी 50 साल बाद वाली बात करनी बहुत मुश्किल है, लेकिन कल की बात करनी आसान है। शॉर्ट टर्म के लिए फोरकास्टिंग ज्यादा अच्छी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए मुश्किल होती है। टाइम सीरीज मेथड्स आर बेस्ट सुटेड टू relatively stable situations, स्टेबल सिचुएशंस, जिसको मैंने स्टेशनरी कहा था। अब पहला मेथड जो निस्बतन सिंपलर है, टाइम सीरीज एनालिसिस। और कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं? मूविंग एवरेज, यानी ये एवरेज मूव करता है। हम इसको इस एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये डेटा है जनवरी से लेके जनवरी तक 13 महीनों का। ये 12 महीने नहीं, 13 महीने है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और फिर दोबारा जनवरी। और ये सेल्स है कि चीजें कितनी बिकी। आप ये काम जब करने बैठे तो आप लकीरों वाली कॉपी पे कीजिएगा, क्योंकि इसमें लकीरें मिलानी पड़ेंगी आपको। ये डेटा इतना, आज शायद या कल मैं आपको ये सारी कैलकुलेशन एक्सेल पे की हुई दे दूंगा। आज या कल ये वाली एक्सरसाइजेस, ये वाली एग्जांपल आपको एक्सेल पे की हुई दे दूंगा इंशाल्लाह ताला। देखिए ये पास्ट सेल ऑफ विजिट्स है। जनवरी में 450, फरवरी में 440, मार्च में 460 वगैरह वगैरह। ये लकीर खींच दी कि इससे इधर इधर ये डेटा है, यानी पहले दो कॉलम जो हैं ये डेटे के हैं, पहले दो कॉलम डेटे के, और अगले 3 कॉलम जो है ये हमने बनाने हैं। ये टेबल 1 है, एग्जाम्पल 1 टेबल 1 के अंदर है। अब हम क्या कर रहे हैं? आप देखते हैं कि आपका रवैया ऊंचा नीचा होता है, कमी और बेशी होती है। किसी दिन बारिश हो गई, किसी दिन धूप हो गई, किसी दिन ये हो गया, किसी दिन वो हो गया, तो सेल ऊपर नीचे होती है। तय तो नहीं किया होगा आपकी सेल इतनी होगी रोज, लेकिन हम कहते हैं महीने की सेल अगर 450 थी जनवरी में, फरवरी में 440 होगी और मार्च में 460 होगी। अब अगर आप इन 3 महीनों की एवरेज ले लें, किसकी? जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी एवरेज ले लें। 450 जमा 440 जमा 460 बटे 3, क्या जवाब आया? 450। तो हमने अप्रैल के लिए जो फोरकास्ट की 3 मंथ एवरेज के तौर पर 3 महीने को बुनियाद की एवरेज पे, वो 450 आ गई। कैसे आ गई? 450 जमा 440 जमा 460 बटे 3। कौन से 3 महीने? पिछले 3 महीने को बुनियाद पे। अब जनवरी, फरवरी, मार्च हमने ले लिया और हमने अप्रैल मालूम कर लिया। अब जब मई के बारे में बात करेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी छोड़ देंगे, यानी हमने पिछले 3 महीने लेने हैं। अप्रैल के लिए पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च थे, और मई के लिए पिछले 3 महीने फरवरी, मार्च, अप्रैल है। मई के लिए पिछले 3 महीने कौन से हैं? फरवरी, मार्च और अप्रैल।
और फरवरी मार्च और अप्रैल में 440 जमा 460 जमा 410 था। इसको अगर 3 पे तकसीम करेंगे तो 437 आएगा, यानी मई के लिए हमने 437 मालूम किया। और अगर जून के लिए मालूम करना है तो पिछले 3 महीने कौन से होंगे? मई अप्रैल और मार्च, उल्टा चले, मई अप्रैल और मार्च, यानी मार्च अप्रैल मई। मार्च में 460, अप्रैल में 410, मई में 380, इन तीनों को जमा करके 3 पे तकसीम करेंगे तो 417 आ गया। अब आप इसी तरह से अगर जनवरी या अगली जनवरी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए पिछले 3 महीने कौन से हैं? दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो इस्तेमाल होंगे जनवरी के लिए। 450, 470, 490 और हमने 470 निकाल लिया। अब चूंकि ये 3 महीनों की एवरेज ली और एवरेज शिफ्ट हो रही है, मूव कर रही है, इसलिए हम कहते हैं मूविंग एवरेज, और ये 3 मंथली मूविंग एवरेज है, यानी हमने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया, हमने ये कॉलम कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें खराबी ये है कि पहले 3 महीनों के लिए हम फोरकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जनवरी का करना था तो इसके पिछले साल के नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर की बात चाहिए थी, वो हमारे पास नहीं है। अगर फरवरी के लिए करना था तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर चाहिए, तो वो हमारे पास नहीं है। तो हमें चौथे महीने से मिला, यानी 3 महीनों का गैप है। अगर ये लकीर वाली कॉपी पे करेंगे तो ये गैप आपको नजर आएगा, कौन से खाने के आगे गैप है। ठीक है, अच्छा, अब 3 महीनों की एवरेज हमने ली, और 3 महीने निस्बतन छोटा पीरियड होता है जिसमें अप्स एंड डाउन जो है और तरह के होते हैं। तो इसका एक तरीका और है कि हम महीनों की तादाद बढ़ा लें जिसकी हम एवरेज ले रहे हैं। यहां हमने 3 महीने लिए थे, यहां हमने 6 महीने कर दिए, 6 मंथली मूविंग एवरेज। बाकी तमाम मैकेनिज्म वही है, यानी जब हम आए जुलाई के लिए तो हमें पिछले 6 महीने चाहिए, और पिछले 6 महीने क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। यानी यहाँ हमने जुलाई के लिए जो एवरेज जो फोरकास्ट करनी है वो पिछले 6 महीनों की बुनियाद पे, ताकि ऊंचा नीचे जो होना है, अप्स एंड डाउन जो आने हैं, वो एडजस्ट हो जाए। यानी हमने जुलाई के लिए जो फोरकास्ट की है वो जनवरी के 450, फरवरी के 440, मार्च के 460, अप्रैल के 410, मई के 380 और जून के 400 जमा करके 6 पे तकसीम कर, और इसी तरह से हम जनवरी तक आ जाएंगे। अब यहां देखें, यहां गैप ज्यादा हुआ है, यहां 6 महीने का गैप है, लेकिन इसमें प्रिडिक्शन बेहतर है। अब आप देखिए, यहां पे 450 था और यहां 410 था, फर्क है ना। यहां पे एक्चुअल में और फोरकास्ट में फर्क था, और यहां पे एक्चुअल और फोरकास्ट में निस्बतन कम फर्क है। फर्क अभी भी है, तो फर्क है। और अगर 12 महीनों को करने तो ये बेहतर हो जाएगा। अब आपको ये लग रहा है कि वहां पे हमने बहुत सारे खाने खाली छोड़ दिए, यहाँ पे बहुत सारे खाने खाली छोड़ दिए, यहाँ पे बहुत सारे खाने खाली हैं, यहाँ पे बहुत सारे खाने खाली। असल में हम 10-12 महीनों वाले पे काम करते नहीं है, हम करते हैं मिसाल के तौर 120 महीनों पे, तो 120 महीनों में से 3 छोड़ दिए या 6 छोड़ दिए या 12 भी छोड़ दिए तो महसूस नहीं होता। ये तो आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए एक छोटी एग्जाम्पल है, ये तो आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक छोटी एग्जाम्पल है। अब देखिए, ये तरीका उन्होंने बता दिया कि अप्रैल का फोरकास्ट कैसे होगा, जनवरी जमा फरवरी जमा मार्च बटे 3। मई का कैसे होगा, फरवरी जमा मार्च जमा अप्रैल बटे 3, ऐसी है ना। और ये आसान हो गई बात। मैं देखूंगा, अगर अभी मुझे वो वक्त मिल गया तो मैं शायद अभी कर दूंगा, नहीं तो अगले लेक्चर में ये आपको इंशाल्लाह ताला ये कैलकुलेशन एक्सेल पे की हुई मिल जाएगी, मूविंग एवरेज। ठीक होगी बात। अब इसमें देखिए 173 और 174 नंबर सफा इन्होंने गायब किया हुआ है, कहते हैं किताब खरीदो। ठीक है, खरीद लो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने मूविंग एवरेज देख लिया,
आपने मूविंग एवरेज देख लिया। अब आपने ये करना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा लेना है। ये असाइनमेंट नहीं है, जमा नहीं करानी आपने, प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूं। ये असाइनमेंट नहीं है, जमा नहीं करानी। आपने क्या करना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा लेना है और जाना है www.finance.gov.pk पे। कहां जाना है आपने? finance.gov.pk पे, finance.gov.pk। जब आप वहां जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि वहां पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है। इस साल का इकोनॉमिक सर्वे निकाल लीजिए और उसका स्टेटिस्टिकल अपेंडिक्स, उसमें डेटा है बेअंदाजा, सारा पाकिस्तान का डेटा है, और उसमें से कोई टाइम सीरीज उठा के आप उस पर ये कैलकुलेशन करके देखिए पाकिस्तान की। मुमकिन है वह माहाना ना हो, सालाना हो, कोई बात नहीं। आप 3 मंथ मूविंग के बजाय 3 ईयर मूविंग निकाल लें, 6 मंथ की जगह पे 6 ईयर निकाल लें। लेकिन आपने को रियल डेटा लेके उस पर ये अप्लाई करना है ताकि ये कैलकुलेशंस आपको समझ आ जाए, ताकि ये कैलकुलेशंस आपको समझ आ जाए। दोबारा देख लीजिए, टाइम सीरीज एनालिसिस में जो हम पहला काम कर रहे हैं वो मूविंग एवरेज का है। अब ये एग्जांपल क्या है? इफ द फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट मंथ सेल से दिसंबर was the actual sale for November, then the forecast obtained would fluctuate up and down, ऊपर नीचे कहा ना मैंने, with every random fluctuation। ऐसा होता है, आपकी सेल्स ऊपर नीचे होती हैं, किसी वजह से हो सकती हैं। कभी हड़ताल आ गई, कभी धूप आ गई, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी आ गई, कभी कोरोना आ गया। If the forecast for the next month's sale was an average of sales for several preceding months, then hopefully random fluctuation would cancel each out। कभी हाइक आती है, ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, वो एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है। That is would be smoothed away, यानी वो जो फ्लक्चुएशन है ये सेटल डाउन हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। This is the simple principle of the moving average method, which is one of the smoothing techniques। अब इसको क्या कहते हैं? बहुत सारी स्मूथिंग टेक्निक है, लेकिन हम एक ही पढ़ेंगे, हमारे पास जितना वक्त है। स्मूथिंग टेक्निक कौन सी? मूविंग एवरेज, फोरकास्ट में स्मूथिंग। द मेथड इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। ये एग्जांपल हमने देखी, इसको इन्होंने इलेबोरेट कर दिया। ये इलेबोरेशन हमने देख ली। आपके पास जो हैंड आउट है उसमें ये 73-74 सफा है, लेकिन उसकी प्रिंट क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से ऑनलाइन वाला उठाया। लेकिन आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन वाले सफे ये मिस करते हैं, ठीक है। अगली जो बात हम इस सिलसिले में करेंगे वो टाइम सीरीज एनालिसिस डीकंपोजिशन है। यानी हम टाइम सीरीज को तोड़ के देखेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि अंदर क्या है। टाइम सीरीज एनालिसिस डीकंपोजिशन। अब किसी भी टाइम सीरीज को अगर आप देखेंगे, अगर आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। अब मिसाल के तौर पर ये महाना है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ ज्यादा तरद्दुद ना करें, ये शायद आपको यहां बैठ के उतना क्लियर नहीं हो रहा, हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप देखें तो कोई चीज है ऐसी, ये अगर ये महाना डेटा है तो चीज ऐसी है जो
गर्मियों में ज्यादा और सर्दियों में कम है, या सर्दियों में ज्यादा, सर्दियों में ज्यादा और गर्मियों में कम है। ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ नीचे कौन से महीने लिखे। अब ये अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ये अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है। लेकिन एक ओवरऑल बात यह कि चीजें बढ़ रही हैं, ये ट्रेंड है, ये ओवरऑल ट्रेंड जो इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है? इंक्रीजिंग। इसका भी ओवरऑल ट्रेंड इंक्रीजिंग है, हालांकि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रही है। आप देखिए इसके कर्व जो है वो एक जैसे हैं, इसका ये कर्व बड़ा है, ये कर्व छोटा है। ये वेव यहां से लेके यहां तक छोटी है और ये वेव यहां से लेके यहां तक बड़ी है, शायद इससे अगली और बड़ी होगी। इसकी वेव सारी बराबर बराबर है। ये टाइम सीरीज की बातें हैं, लंबी चौड़ी, मैं उतनी लंबी चौड़ी बात आपको नहीं बता रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों में हमें नजर ये आ रहा है कि चीजें पहले के मुकाबले में बढ़ रही हैं। यानी अगर आप इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड है इसका, अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये ट्रेंड है, बढ़ रही है वक्त के साथ, चीजें बढ़ रही हैं। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, इसको हम महीने समझ लें, फर्ज करें ये जनवरी है, ये अगला जनवरी है, ये उससे अगला जनवरी है, ये उससे अगला जनवरी है, ये उससे अगला जनवरी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल फिर जनवरी, ठीक है। तो आप देखें कि ये वक्त के साथ बढ़ रहा है और फिर कम हो रहा है। आप समझिएगा ये टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर जनवरी का और ये जुलाई का, फिर दोबारा जनवरी का, फिर जुलाई का। अगर हम ये टेम्परेचर समझे, अगर हम टेम्परेचर, तो हमें अंदाजा हो रहा है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम और गर्मियों में ज्यादा होता है, और ये ट्रेंड हमें ओवरऑल नजर आ रहा है, ये ट्रेंड हमें ओवरऑल नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि गर्मियों का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है। हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, मिसाल के तौर पर हम कहें ग्लोबल वार्मिंग है कि गर्मियों का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये नहीं कि हर साल गर्मियों में वही टेम्परेचर है, हर साल गर्मियों में टेम्परेचर चाहे वो आधी डिग्री बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। तो अच्छा, अब चूंकि जनवरी से दिसंबर तक के दरमियान में ये पीक आती है जुलाई के करीब, और जुलाई से लेके जून तक के दरमियान ये बॉटम आता है दिसंबर के करीब। ये हर साल आ रहा है, चाहे ओवरऑल बढ़ रहा है, लेकिन ये पैटर्न हर जगह। हम इसको मौसम के मुताबिक कहते हैं कि सीजनल इफेक्ट है। क्या कहते हैं? सीजनल वेरिएशन, सीजन। अब सीजन जिसको हम कहते हैं ये मौसम है, सीजन हम जिसको कहते हैं ये मौसम है, सीजन हम जिसको कहते हैं ये मौसम है। लेकिन मौसम से मुराद हमेशा वेदर वाला मौसम नहीं होता। आप देखते हैं कि ईद पे दुकानदार कहते हैं हमारा सीजन लगा है, वो तो मौसम नहीं होता। ईद कभी सर्दियों में आती, कभी गर्मियों में आती, कभी बरसात में आती, कभी बाहर में आती, कभी खिजा में आती है। वो कहते हैं ईद पे हमारा सीजन लगा। तो सीजन से मुराद मौसम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मौसम को हमेशा, सीजन को हमेशा मौसम के साथ फिक्स नहीं करना। मौसम वाला सीजन भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ये तो इम्तहानों का मौसम है, सबके इम्तहान हो रहे हैं, फलां क्लास के भी, फलां क्लास के भी, फलां, ये तो इम्तहानों का मौसम है। हालांकि इम्तहानों का कोई मौसम नहीं होता, लेकिन जो चीज सबके साथ हो रही है हम कहते हैं ये मौसम है, सीजन है। तो हमने कहा कि अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये सीजनल वेरिएशन है, ठीक है, ये ओवरऑल वेरिएशन है कि ये बढ़ रहा है। तो इस तरह हमने डिकम्पोज किया, इस तरह हमने डिकम्पोज किया लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिक वेरिएशन, रैंडम और रेजिडुअल वेरिएशन। लॉन्ग टर्म, in the long term tendency of the whole series to rise or fall,
ये हमने कहा ये लॉन्ग टर्म है कि ये बढ़ रहा है, हमने कहा ये लॉन्ग टर्म है कि ये बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म क्या है? ये बढ़ रहा है। लॉन्ग टर्म क्या है? ये बढ़ रहा है। ऐसा भी सकता है वो कम हो रहा हो, लेकिन हम इसको ओवरऑल देख रहे हैं। हम इस वेरिएशन को छोड़ के हम इसका ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। अगर इसके ऊपर लकीर खींच ली जाए, अगर इसके ऊपर लकीर खींच ली जाए तो ये अपवर्ड लकीर है, तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और ये ओवरऑल है कई सालों का, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म है। दैट इज द लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ द होल सीरीज टू राइज और फॉल। अब इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, लॉन्ग टर्म के लिए। सीजनल वेरिएशन, शॉर्ट टर्म पीरियोडिक फ्लक्चुएशन, पीरियोडिक, जैसे हमने कहा एक पीरियड है जुलाई से जुलाई का या दिसंबर से दिसंबर का, ये पीरियोडिक है, ये साल के मौसमों के मुताबिक है या किसी और मौसम के मुताबिक है। इसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सीजनल। क्या है? सीजनल वेरिएशन। फिर एक ये हमारे पास सीजन हो गया, ये लॉन्ग टर्म हो गया। फिर होता है कि आप देखते हैं कि चंद सालों का एक या एक चंद स्मॉल टाइम्स का एक पैटर्न होता है कि ओवरऑल ऊपर जा रहा है और फिर ओवरऑल नीचे आ गया, फिर ओवरऑल ऊपर चला गया, फिर ओवरऑल नीचे आ गया। आप देखते हैं बिजनेसेस में ये होता है कि आपका बिजनेस फ्लोरिश करता है और फिर थोड़ा सा, आपने दरख्त देखे होंगे, बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं फलों वाले जो एक साल आम देते हैं और एक साल फल देते हैं और एक साल नहीं देते। एक साल होता है कि बाहर लग जाती है, इतना फल होता है, और अगले साल फल कम हो जाता है। इसमें तो गर्मी सर्दी नहीं है, ये तो कई गर्मियां और कई सर्दियां मिला के, तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक इफेक्ट। और एक होता है कि कोई वजह नहीं, बस रैंडमली हो गया कुछ फ्लक्चुएशन, रैंडमनेस की। तो हम ये चार ट्रेंड्स निकालते हैं, लॉन्ग टर्म, सीजनल, साइक्लिक और रैंडम। तो आज की बात यहां खत्म करते हैं, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं।